हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है गॉस थ्योरम। आज हम लोग गॉस थ्योरम के बारे में पढ़ने चल रहे हैं या गॉस लॉ के बारे में पढ़ने चल रहे हैं, जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सीबीएसई और यूपी बोर्ड दोनों के क्लास 12th के लिए। और इस टॉपिक का महत्व कंपटीशन के लिए भी उतना ही है, नीट और आईआईटी के प्रश्नों में। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ने चल रहे हैं वो है गॉस थ्योरम। इससे पहले हम लोगों ने एरिया वेक्टर का कंसेप्ट पढ़ा है, क्षेत्रफल सदिश क्या होता है वह पढ़ा है, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी कि वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा हमने पढ़ी है, उसकी डेफिनेशन पढ़ी है, यूनिट पढ़ी है, डायमेंशन पढ़ी है, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स वेक्टर है या स्केलर है यह पढ़ा है। आज हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स के आगे की चीज़ पढ़ने चल रहे हैं जो कि है गॉस थ्योरम। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में ही गॉस थ्योरम है, और ये गॉस थ्योरम किसी भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स को तब कैलकुलेट कर सकती है जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड ना दिया गया हो और एरिया वेक्टर ना दिया गया हो। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करने का एक तरीका है कि अगर वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड हो और तब किसी सरफेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस। जबकि अगर कांस्टेंट फील्ड किसी एरिया से पास हो रहा हो तब इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला था फाई ई इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर एस या वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। तो अभी तक जो हमने फ्लक्स का कैलकुलेशन पढ़ा वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर की ज़रूरत पड़ती थी, लेकिन अब जब हम लोग कैलकुलेशन करने चल रहे हैं गॉस थ्योरम की हेल्प से, तब हम लोग यह देखेंगे कि गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग किसी बंद पृष्ठ से, किसी क्लोज्ड सरफेस से जो पास होने वाला फ्लक्स है वह बिना इलेक्ट्रिक फील्ड और बिना एरिया वेक्टर के भी निकाला जा सकता है। तो आज का हमारा ये टॉपिक है गॉस थ्योरम या गॉस लॉ। तो इससे पहले हमें एक चीज़ और जाननी पड़ेगी, वो है जो एरिया वेक्टर है और इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इसको जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। वो क्या होता है ये हम लोग देखेंगे। कोई भी सरफेस एरिया का ओरिएंटेशन जब किसी फिजिकल क्वांटिटी को प्रभावित करने लगता है तो वह एरिया एक वेक्टर की तरह सपोज किया जाता है और वह वेक्टर एरिया वेक्टर कहलाता है। मान लेते हैं कि यह कोई एक प्लेट है, इसका कोई एरिया है ए, तब इसके एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है वो एरिया के परपेंडिकुलर और आउटवर्ड। द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड टू द सरफेस एरिया। अब इसको कहेंगे वेक्टर ए। तो वेक्टर ए का मतलब क्या है कि यह एरो जो है ये वेक्टर को दिखा रही है, ये एरिया वेक्टर को दिखा रही है, और यहाँ पर इसकी लेंथ इस पूरे एरिया के मैग्नीट्यूड को दिखा रही है, और यह डायरेक्शन जो है वो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन को दिखा रही है। ठीक है ना। तो एरिया वेक्टर अगर मान लेते हैं कि यही एक क्यूब होता, इस तरह से यह क्यूब होता, तो इस पॉइंट पर और यह एरिया, यहाँ पर एरिया वेक्टर किधर होगा, यहाँ पर एरिया वेक्टर क्या होगा। तो ये ध्यान रखने के लिए हम देखेंगे कि यहाँ का आउटवर्ड इधर है, तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इधर होगी वेक्टर ए, और ये लेफ्ट सरफेस है तो एरिया वेक्टर ये होगा, इसको ए डैश माना जा सकता है। तो इस तरह से यहाँ पर एरिया वेक्टर की डायरेक्शन वेक्टर ए डबल डैश, यहाँ पर वेक्टर एरिया की डायरेक्शन ए ट्रिपल डैश, इसी तरह से यहाँ पर एरिया वेक्टर की डायरेक्शन बाहर होगी। ठीक है ना। तो इस तरह से एरिया वेक्टर की डायरेक्शन अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग सरफेस पर अलग अलग, पीछे वाले सरफेस पर एरिया डायरेक्शन इस तरह से होगी। तो इस तरह से एरिया वेक्टर की डायरेक्शन किसी सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर और आउटवर्ड हुआ करती है। ठीक है ना। जैसे क्यूब है तो क्यूब में अगर हम देखें तो 6 सरफेस हैं, तो यहाँ 6 एरिया वेक्टर होंगे। ठीक है ना। तो एरिया वेक्टर इज ए वेक्टर क्वांटिटी व्हेन द ओरिएंटेशन ऑफ ए प्लेट
affects a physical quantity, then area is assumed as vector quantity, और यह वेक्टर क्वांटिटी हमारी एरिया वेक्टर कहलाती है। और किसी प्लेट को अगर हम लोग किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं, मान लेते हैं ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हेन ए प्लेट इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, देन अब तब जो फील्ड है वो इससे गुजरेगा, तो फील्ड जब गुजरेगा तो इससे फील्ड लाइंस क्रॉस होंगी, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, उनको गिन नहीं सकते। ये एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कंसेप्ट क्या था? इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वह इलेक्ट्रिक फील्ड की डेंसिटी है जो कि इस प्लेट के परपेंडिकुलर पास कर रही है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विच इज पासिंग थ्रू ए सरफेस नॉर्मल टू इट। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द मेजरमेंट ऑफ नंबर ऑफ फील्ड लाइंस नहीं कहेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस which are passing through a given surface placed in field normal to it। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो इस प्लेट से पास होने वाला फ्लक्स है, अगर इसका एरिया वेक्टर ए है, यह वेक्टर ई है, तो वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसको फाई ई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक स्केलर क्वांटिटी है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी विच इज गिवन बाय डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। अगर इसको आगे हम बढ़ा दें तो ये क्या हो जाएगा? ई ए कॉस थीटा, ये भी हो जाएगा ई ए कॉस थीटा, जहाँ ये ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ए क्या है? एरिया है। कॉस थीटा इनके बीच का ई और थीटा ए के बीच का एंगल है। थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर ई एंड वेक्टर ए। तो इस तरह से वेक्टर ई और वेक्टर ए के बीच का एंगल क्या है? थीटा है। अब यहाँ पर मैक्सिमम फील्ड कब होगा? फाई ई मैक्स कब होगा? ये हो जाएगा ई ए, और फाई ई मिनिमम क्या होगा? ये होगा 0। अच्छा, ना तो ई 0 है ना तो ए 0 है, लेकिन ये 0 मैक्सिमम हो सकता है, ये मिनिमम हो सकता है। तो ये कब होगा? जब थीटा 0 डिग्री हो, और ये कब होगा? जब थीटा 90। यानी जब एरिया वेक्टर, यहाँ ध्यान देना है कि एरिया की डायरेक्शन हमें एरिया वेक्टर की डायरेक्शन से ली जाती है। यहाँ प्लेट किस एंगल पे रखी है ये हमें नहीं देखना है, प्लेट का एरिया वेक्टर कितना एंगल ई से बना रहा है ये हमको ध्यान देना है। तो यहाँ पर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई ए होगा, मिनिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 होगा। यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी कि इसका फील्ड हर जगह यूनिफॉर्म, इस पूरे प्लेट के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। लेकिन अगर इसी प्लेट के अलग अलग एरिया पर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म ना होता, मान लेते हैं कि हमारी यही प्लेट इस तरह से रखी होती और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है। अब ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यहाँ फील्ड कुछ और होगा, यहाँ फील्ड कुछ और होगा, यहाँ फील्ड कुछ और होगा, यहाँ फील्ड कुछ और होगा। तब हम यहाँ पर एक स्मॉल एरिया वेक्टर ले लेते हैं। ये एरिया वेक्टर ds ले सकते हैं या वेक्टर dA ले सकते हैं। और यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमारा A है, यहाँ पे मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? वेक्टर E है। ये एंगल क्या है? थीटा है। तो ये E वेरिएबल है, यहाँ E कुछ और है, यहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ अलग अलग पॉइंट्स पर E अलग अलग है। और तब जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो हो जाएगा d फाई E इक्वल टू वेक्टर E डॉट ds या वेक्टर E डॉट dA।
तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तब इंटीग्रेट कर देंगे डी फाई ई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ई डॉट डी एस, और तब यह फाई ई हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ई डॉट डी एस, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस कॉस थीटा। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का पूरा वैल्यूएशन है, ठीक है ना। तो अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स की अगर हम यूनिट देखें तो यूनिट क्या हो जाएगी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, तुरंत ध्यान देना, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है न्यूटन पर कूलाम इंटू एरिया की यूनिट क्या हो जाएगी, ए की मीटर स्क्वायर, यानी कि न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम, और न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम -1। अब दूसरी चीज़ क्या है, देखो एक और यूनिट यहाँ पर निकल कर आती है, दूसरी यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड की एक और यूनिट होती है वोल्ट पर मीटर, तो वोल्ट पर मीटर इंटू मीटर स्क्वायर, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हो जाएगा वोल्ट इंटू मीटर। क्वांटिटी तुम जानते ही हो कि स्केलर है, यह क्वांटिटी क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो स्केलर है। डायमेंशन क्या हो जाएगी, डायमेंशन न्यूटन की mL/T-2, कूलाम को AT लिखते हो, मीटर स्क्वायर यानी L स्क्वायर, तो हो जाएगा mL3T-3A-1, ठीक है ना। तो mL3 न्यूटन, कूलाम यानी AT, मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो ठीक लग रहा है, mL3T-3A-1, दिस इज डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब हम लोग गॉस थ्योरम के स्टेटमेंट के बारे में पढ़ने चल रहे हैं। इतनी चीज़ हम लोग को पता लग गई कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या होता है और वेरिएबल के लिए क्या होता है। जब एरिया वेक्टर के साथ फील्ड वेरी कर रहा हो तब हम इंटीग्रेशन मेथड से इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करते हैं। तो ये कंसेप्ट ऑफ एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया। अब हम लोग गॉस थ्योरम को पढ़ने चल रहे हैं, या गॉस लॉ को। तो गॉस लॉ का स्टेटमेंट क्या है, पहली बात तो गॉस लॉ जो है वो क्लोज्ड सरफेस के लिए ही एप्लीकेबल है। ये आप लोग ध्यान देंगे कि गॉस लॉ जो है वो ओपन सरफेस के लिए अप्लाई नहीं किया जा सकता। अगर कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स गुजर रहा है किसी सरफेस से और वह सरफेस क्लोज्ड हो, तब उस सरफेस से पास होने वाला टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में ही गॉस थ्योरम है। तो गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट है कि द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing through a closed surface is 1/epsilon naught times the total charge enclosed by it. Total electric flux passing through a closed surface is equal to 1/epsilon naught times the total charge enclosed by it. तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस, मान लेते हैं कि कोई सरफेस है, ये मान लेते हैं स्फीयर है, इससे कोई चार्ज मान लेते हैं क्या है, क्यू इनक्लोज हो रहा है। तो इससे जितनी भी फील्ड लाइंस का जो मेजरमेंट होगा, यानी कि फ्लक्स की जो डेंसिटी होगी या फील्ड लाइन की डेंसिटी होगी, वह जो होगी वह 1/epsilon naught टाइम्स होगी क्यू की। इसका मतलब क्या है कि अगर इसका मैथमेटिकल फॉर्म लिखें तो हम कहेंगे फाई ई इक्वल टू
1/ε0 टाइम्स ऑफ क्यू, या फाई ई को सीधे से लिखा जा सकता है Q/ε0, और ये भी लिखा जा सकता है कि फाई ई इक्वल टू सिग्मा Q/ε0। ये क्यों लिखा? जब एक से ज़्यादा चार्ज इनक्लोज होंगे तब हम ये सिग्मा क्यू को ध्यान में रखेंगे कि ये टोटल चार्ज की बात की जा रही है। जब भी यहाँ क्यू का बात किया जाए, ये भी हमको लिखा मिले, तो हम ये जान जाएंगे कि ये टोटल चार्ज की ही बात यहाँ क्यू के रूप में की जा रही है। हियर क्यू इज नॉट अ सिंगल चार्ज बट टोटल चार्ज विच इज इनक्लोज्ड बाय ए गिवन सरफेस। तो अगर गॉस थ्योरम का मैथमेटिकल फॉर्म फाई ई इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन ε0 दैट इज Q/ε0, इसका डेरिवेशन करने चल रहे हैं। लेकिन यह डेरिवेशन हम लोग क्लास 12th के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग एक सिमेट्रिक सरफेस के लिए कर रहे हैं। आप लोग ये ध्यान दीजिएगा कि चाहे सरफेस सिमेट्रिक हो चाहे नॉन सिमेट्रिक हो, दोनों के लिए ही गॉस थ्योरम अप्लीकेबल है। शर्त क्या है? द इम्पॉर्टेंट कंडीशन फॉर एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम इज enclosed surface. The charge must be enclosed by a surface known as Gaussian surface. तो चलते हैं अब अपने टॉपिक पर। इसका डेरिवेशन हम लोग करने चल रहे हैं। गॉस थ्योरम आपकी लिखी हुई है, डेरिवेशन हम करेंगे गॉस थ्योरम के लिए, ठीक है ना। अब इसके लिए हम एक स्फीयर लेते हैं, ध्यान देना बच्चों। यहाँ एक हमने स्फीयर लिया जिसके सेंटर पर एक चार्ज रखा है Q, मान लेते हैं यह प्लस Q है। सपोज दैट ए स्फीयर विच इज हैविंग ए चार्ज प्लस Q, पॉजिटिव Q इनसाइड इट, देन व्हाट विल हैपन? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन विल पास थ्रू दिस स्फीयर, ठीक है ना। तो फ्लक्स कितना पास होगा इससे, ये हम लोगों को देखना है। तो फाई ई का जो फार्मूला होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर विल बी, कैपिटल आर रेडियस है, इससे कितना फ्लक्स पास होगा ये हम लोगों को निकालना है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन क्या होती है? फाई ई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ई डॉट डी एस। अब बताओ ई डॉट एस वाला फार्मूला क्यों नहीं लगाया हमने वो फार्मूला इसलिए नहीं लगाया क्योंकि अलग अलग पॉइंट पर एरिया वेक्टर अलग अलग है। यहाँ एरिया वेक्टर ये इधर है, यहाँ पर एरिया वेक्टर का स्मॉल एरिया इधर है, यहाँ एरिया वेक्टर का स्मॉल एरिया इधर है। तो यहाँ पर वेक्टर डी एस हम मान लेते हैं, स्मॉल एरिया वेक्टर मान लेते हैं डी एस। यहाँ का डी एस इधर होगा, यहाँ का डी एस इधर, यहाँ का डी एस इधर। इसलिए एरिया वेक्टर, फील्ड भले ही बराबर हो लेकिन एरिया बदल रहा है। तो अगर ई और डी एस में से कोई भी वेरिएबल होगा तो ये टोटल वैल्यू वेरी करने लगेगी। तो इसलिए यहाँ पर डी एस हमने लिया है, तो इंटीग्रेशन फॉर्म हम लोग लेंगे। दूसरी चीज़ क्या है कि यहाँ इंटीग्रेशन लगाया तो है, बीच में हम एक ऐसे छोटा सी बबल लगा देंगे। ये बबल क्या बताता है? ये बबल बताता है कि ये हमारा जो एरिया है यह क्लोज्ड है। जब भी एरिया को हम इंटीग्रेशन को बीच में बबल लगा देंगे तो ये बबल दिखाता है कि दैट इज क्लोज्ड सरफेस। ये एक सर्किल को हम मान सकते हैं, ये ऐसे ये क्लोज्ड का प्रेजेंटेशन है, यानी कि इसको फाई ना समझा जाए। लड़के क्या करते हैं, ये फाई ई यहाँ लिख देते हैं, यहाँ भी फाई लिख देते हैं। उनको इंटीग्रेशन और फाई में डिफरेंस ही नहीं पता होता। तो क्लोज्ड इंटीग्रेशन लगाते समय बहुत ध्यान रखना है कि बबल छोटा रहे, ये फाई थोड़ा साइड में बड़ा रहेगा। और इस तरह से इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस है, ये क्लोज इंटीग्रेशन का सिंबल है। इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ठीक है ना। तो क्लोज्ड सरफेस के लिए ही गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन होता है। हम इस पॉइंट, इस पूरे सरफेस से कितना फ्लक्स पास हो रहा है इसको निकालने के लिए हमने किसी पॉइंट P पर एक एरिया वेक्टर ds मान लिया है ना। कंसीडर एन एरिया वेक्टर ds एट पॉइंट P विच इज वेरी स्मॉल। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी आउटसाइड, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल से, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन आउटवर्ड होती है, तो E बाहर की तरफ होगा। बताओ E और ds के बीच का एंगल कितना है? 0 डिग्री। तो द एंगल बिटवीन वेक्टर E एंड वेक्टर ds इज
0 डिग्री हियर। अब E और ds के बीच का एंगल अगर 0 डिग्री है तो ये क्लोज इंटीग्रेशन हो जाएगा वेक्टर E को अब E ds cos 0 डिग्री इक्वल टू, अब ये क्या हो जाएगा E ds। अब बताओ ये E कूलॉम्स लॉ की हेल्प से ही हम इसको डिराइव कर सकते हैं। यहाँ कूलॉम्स लॉ में हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r², यह हमने पढ़ा है कि दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज एट डिस्टेंस r। द पॉइंट चार्ज इज हियर प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर, देयरफॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। तो यहाँ E बाहर हो जाएगा, ds का इंटीग्रेशन s हो जाएगा, E को लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r², जहाँ r ये रेडियस है वही दूरी भी है, और s क्या है, ds का इंटीग्रेशन हो जाएगा s इज टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस स्फीयर। इसका जो पूरा s है ये हो जाएगा 4 पाई r²। तो इस s की जगह हम रख देते हैं 4 पाई r²। 4 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, r² कैंसिल आउट हो जाएगा और हमको मिलेगा Q/एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरह से फाई E क्या आ गया, Q/एप्सिलॉन नॉट के बराबर आ जा रहा है। यहाँ पर Q टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय इट, एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम, जो कि चार्ज और इस पॉइंट के सरफेस के बीच का मीडियम है, उसके बीच का यह क्या है, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी है। अगर चार्ज और इस स्फीयर के बीच में कोई और मीडियम भरा होता है ना, इफ ए मीडियम इज फिल्ड अदर देन एयर है ना, इनसाइड सरफेस, देन तब फाई E जो हो जाएगा वो हो जाएगा, ये देखिए इंटीग्रेशन ऑफ E.ds भी लिखा जा सकता है, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन है, लेकिन तब यह हो जाएगा Q/एप्सिलॉन नॉट K, जहाँ K क्या है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, वेयर K इज डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक, तो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसी मीडियम का है, जैसे अगर चार्ज है, चार्ज और स्फीयर के बीच में मान लेते हैं, यहाँ पे अगर कोई माइका भरा होता, वाटर भरा होता, तो यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट K आ जाएगा। अब कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ इन फार्मूलों में हमको देखनी है। ज़रा ये देखो कि यह फार्मूला में इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो मीडियम पे डिपेंड कर रहा है, K पर डिपेंड कर रहा है। दूसरी चीज़ है कि यहाँ पर चार्ज पर डिपेंडेंट है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिपेंडेंट ऑन चार्ज ओनली एंड मीडियम बिटवीन द चार्ज एंड इलेक्ट्रिकल एंड गॉसियन सरफेस। किसी भी चार्ज को इनक्लोज करने वाला जो सरफेस होता है उसको हम गॉसियन सरफेस तब कहते हैं जब उसका यूज हम गॉस थ्योरम को अप्लाई करने के लिए लगाते हैं। तो K की वैल्यू यहाँ पर 1 से ज़्यादा होगी अगर एयर के अलावा है तो 1.00059 ये एयर के लिए होती है, 1.00000 ये वैक्यूम के लिए होती है K की वैल्यू, लगभग एयर वैक्यूम के लिए K1 मान लिया जाता है, और कोई भी चीज़ होंगी तो उससे ज़्यादा ही K की वैल्यू होती है। तो फाई E यहाँ पर इसकी यूनिट जो आएगी वो जानते ही हो, यूनिट इसकी जो आएगी वो आएगी वोल्ट इनटू मीटर या न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये इसकी यूनिट है। अब इस इम्पॉर्टेंट चीज़ से क्या चीज़ एक निकल कर आ रही है, ये डेरिवेशन आपका हो गया, लेकिन ये डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है, CBSE के सिलेबस में नहीं है, लेकिन कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें इससे निकल कर आ रही हैं, वो चीज़ें पूछी जाती हैं। अभी हमारा जो फाई आ गया, फाई E इक्वल टू आ गया Q/एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। ये फाई E एयर के लिए है अगर मीडियम एयर है, और अगर फाई E अगर हम मीडियम के लिए ले लेते हैं तो ये हो जाएगा Q/एप्सिलॉन नॉट K।
यहाँ के क्या है, टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। अच्छा, अब हम लोग इस r की जगह अगर हम 2r कर देते तो तब क्या होता। अभी हम ध्यान देते हैं, अगर इस रेडियस की जगह हम 2r कर देते तब क्या होता। तब क्या इस फ्लक्स पर कोई फर्क पड़ता। तो अगर हम इस फार्मूले को ध्यान दे रहे हैं तो अगर इस फार्मूले में क्या कहीं r आया, तो आंसर है नहीं आया। तो अगर फार्मूले में रेडियस नहीं आई, क्या इस फार्मूले में इस स्फीयर का जिक्र हो रहा है, नहीं हो रहा है। यानी कि कोई भी जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है जब वो किसी सरफेस से पास होता है तो वह दूरी से इंडिपेंडेंट होता है, रेडियस से इंडिपेंडेंट होता है, और गॉसियन सरफेस या सरफेस जिससे वो घिरा होता है इसके साइज और शेप से इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ए सरफेस is independent of distance. The electric flux passing through a surface is independent of size and shape of a surface. ठीक है ना। When the charge is enclosed by it, जब कोई चार्ज किसी सरफेस से इनक्लोज्ड है तो वह चाहे जिस तरह का चार्ज हो और चाहे जिस तरह का स्फीयर हो, कोन हो, क्यूब हो, क्यूबाइड हो, किसी से भी घिरा हो, वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू पर फर्क नहीं डाल सकता। इसका मतलब है कि अगर ये स्फीयर है, ये चार्ज Q बाई एप्सिलॉन नॉट या Q बाई एप्सिलॉन नॉट K है। अब अगर इसी चार्ज को हम रख दें किसी कोन के अंदर, ये कोन है, यहाँ पे Q रख देंगे तो यहाँ पर भी फाई ई क्या आएगा, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। अगर इसी को हम क्यूब में रख दें, क्यूब के अंदर एक चार्ज रख दें, तब इसमें भी फाई ई क्या होगा, फाई ई क्यूब क्या होगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अगर इसी को हम सिलेंडर में रख दें तो यहाँ पर भी फाई ई क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। इस तरह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू इस चार्ज पर डिपेंड करती है, बीच के मीडियम पर डिपेंड कर सकती है अगर कोई मीडियम है, लेकिन वो इनके शेप साइज पर डिपेंड नहीं करती। इसी तरह से अगर कोई तुमसे क्वेश्चन पूछे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर पास हो रहा है किसी स्फीयर से और हमने उसकी रेडियस को डबल कर दिया, मान लेते हैं कि ये हमारा चार्ज है Q और इस स्फीयर से ये रेडियस है R और ये क्या है 2R। ये स्फीयर है S1 और ये है S2। अगर तुमसे कोई पूछे कि फाई 1 क्या होगा, फाई 1 और फाई 2 क्या होगा, पूछ लिया जाए तो फाई 1 का मतलब सरफेस 1 से गुजरने वाला फ्लक्स क्या हो जाएगा, तो तुम कहोगे Q बाई एप्सिलॉन नॉट। अब तुमसे कोई पूछे कि सरफेस S2 से कितना फ्लक्स गुजरेगा, तो तुम ये मत कहना कि रेडियस डबल हो गई है तो फ्लक्स डबल हो जाएगा, नहीं। क्यों कहेंगे नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो इस सरफेस के रेडियस पर डिपेंड नहीं करेगा। बताओ S2 ने कितना चार्ज इनक्लोज किया है, वो भी तो वही चार्ज क्यों इनक्लोज किया है। तो इस तरह से जितनी फ्लक्स लाइन्स इससे पास होंगी उतनी ही फ्लक्स लाइन इससे पास होंगी। फील्ड लाइन्स की जो मेजरमेंट होगी वह दोनों फील्ड से बराबर होगी, दोनों सरफेस से बराबर होगी। और यहाँ पर फार्मूले में पता लग रहा है कि टोटल चार्ज इनक्लोज यहाँ भी है। तो अक्सर कंपटीशन में आता है फाई 1 बाई फाई 2 निकालो, तो ये हो जाएगा 1:1। तो इस तरह से एक क्वेश्चन हमारा ये बोर्ड का क्वेश्चन है कि रेडियस को अगर हम डबल कर दें तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दूसरी चीज यहाँ पर देखो, एक और क्वेश्चन हम लोग लेकर चल रहे हैं। यहाँ पर एक चार्ज है, मान लेते हैं 5Q और यहाँ पर है एक -3Q। ये स्फीयर है S1, ये स्फीयर है S2। तो यहाँ पर पूछा जाएगा फाई 1 रेशियो फाई 2 निकालो। ये
बोर्ड का क्वेश्चन है, आपके CBSE यूपी बोर्ड सब जगह आया हुआ क्वेश्चन है, कंपटीशन में भी पूछा जाता है। तो देखो पहले यहाँ चार्ज ये क्या है 5Q है, ये किसके अंदर है, S1 के अंदर है, और ये है S2। तो 5 का जो फार्मूला हमारा होता है वो क्या होता है, टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर हम सही फार्मूला देखें तो टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी कि सिग्मा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो बताओ फाई 1 क्या हो जाएगा, फाई का फार्मूला ये है, तो फाई 1 क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज S1 से कितना है 5Q, S1 से कितना है 5Q है यहाँ, और यहाँ एप्सिलॉन नॉट। तो ये तो हो गया हमारा फाई 1। अब फाई 2 क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा सिग्मा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा Q फाई 2 देखो अब S2 से कितना चार्ज इंक्लोज कर रहा है, जो S1 से इंक्लोज कर रहा है 5Q, और जो यहाँ -3Q टोटल, क्योंकि ये स्फीयर हैं तो S1 S2 दो स्फीयर हैं, तो S2 से दोनों चार्ज इंक्लोज कर रहे हैं। तो सिग्मा Q जब करोगे तो ये हो जाएगा 5Q प्लस -3Q, चार्ज एडिटिव होता है नेचर में, यहाँ एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो फाई 2 क्या हो जाएगा, 5 और 3 घट जाएगा, तो हो जाएगा 2Q बाई एप्सिलॉन नॉट। अब अगर तुमसे कोई पूछे कि फाई 1 अपॉन फाई 2 निकालो तो क्या हो जाएगा 5Q बाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ 2Q बाई एप्सिलॉन नॉट, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हो जाएगा 5:2। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस तरह से हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के मेजरमेंट को यहाँ पर करेंगे। जब स्फीयर, कई तरह के स्फीयर रखे हों, इसी तरह से और स्फीयर लगाए जा सकते हैं, कई क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। अब आप लोग इसको करने लायक हो गए। एक और बहुत बढ़िया क्वेश्चन जो बोर्ड में आता है उसको भी इसी समय कर लेते हैं। इसके बाद कल के लेक्चर में हम एक बहुत अच्छे क्वेश्चन लगाएंगे गॉस की प्रमेय पर, गॉस की थ्योरम पर। एक क्वेश्चन और आता है, इसको भी हम इसी समय कर लेते हैं, लेक्चर बड़ा ना हो ज़्यादा, लड़के पूरा देखना नहीं चाहते हैं, लेकिन पूरा लेक्चर देखेंगे तभी फ़ायदा मिलेगा। कई बार मैं बता रहा हूँ, अगर आपको बोर्ड में 90+, 95+ में जाना है तो ज़रूर पूरा लेक्चर देखना है, और जब पॉइंट छूट जाते हैं आपके तब आपको उसका लाभ पूरा नहीं मिल पाता है, ठीक है ना। तो पूरा लेक्चर देखिए और उसमें मूल चीज़ों को आप अपनी नोट्स में नोट करिए ताकि आपको लाभ मिल पाए। जिस पर्पज़ से आप इस लॉकडाउन में पढ़ रहे हैं उस लॉकडाउन का पूरा लाभ लीजिए, नहीं तो बाद में जो टाइम आ रहा है वो आपके लिए खतरनाक है। चलो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या देखते हैं कि इस एक कोई क्लोज सरफेस है, इसके अंदर -Q और +Q से मिलकर N इलेक्ट्रिक डाइपोल रखे हैं, है ना। N इलेक्ट्रिक डाइपोल्स, इस तरह के 1 2 नहीं, N इलेक्ट्रिक डाइपोल रखे हैं। तो द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू, अब इसमें ऑप्शन दे दिया जाता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द स्फीयर विल बी Q बाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा NQ बाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 2NQ बाई एप्सिलॉन नॉट और 0। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन मिल सकता है कि 4 ऑप्शन है, देयर आर n इलेक्ट्रिक डाइपोल्स, ऐसे और इलेक्ट्रिक डाइपोल -Q +Q है ना, -Q +Q। तो n इलेक्ट्रिक डाइपोल एक स्फीयर के अंदर रखे हैं। व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द स्फीयर, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, क्या होगा। तो इस समय यहाँ पर हमको ध्यान रखना है, इलेक्ट्रिक डाइपोल जब हम लोगों ने पढ़ा था तो इलेक्ट्रिक डाइपोल की एक खास प्रॉपर्टी हम लोगों ने शुरुआत में ही देख ली थी कि कोई भी इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो नेट चार्ज होता है वो शून्य होता है, 0 होता है। क्यों? क्योंकि ये -Q है +Q है, -Q है +Q है, -Q +Q। तो जब एक इलेक्ट्रिक डाइपोल का नेट चार्ज 0 है तो सारे इलेक्ट्रिक डाइपोल का नेट चार्ज क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और तब फाई ई बराबर क्या होता है, सिग्मा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ -Q +Q -Q +Q सब जब 0 होता जाएगा तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, एक डाइपोल का नेट चार्ज 0 तो n डाइपोल का भी 0,
तो 0/ε0 इस तरह से if n electric dipoles are placed inside a sphere then the total electric flux passing through the sphere will be 0। अगले लेक्चर में हम लोग इसी तरह के और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस को देखने चल रहे हैं। अगले लेक्चर में बहुत मज़ा आने वाला है और ख़तरनाक चीज़ों को आज हम लोगों ने पढ़ा है और कल के लेक्चर में, आगे के लेक्चर में और ख़तरनाक चीज़ें होंगी जिसमें हम लोग खाली इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस थ्योरम के क्वेश्चंस को करना सीखने चल रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। गुड बाय।